दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फार्म 2023 दोस्त आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपके आवेदन यानी कहा जाए रजिस्ट्रेशन और फीस वगैरह की जो डेट थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मैंने आपको सुबह के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और उसके बाद भी कुछ आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए थे। इस वीडियो में हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, आपको पता है इस बार टोटल सीटें आपके यहाँ जितनी रखी गई हैं एडमिशन की 2,33,350 सीटों पर अब की बार प्रवेश होना तय हुआ है। लेकिन यहाँ फाइनल सबमिट हम बात करें 3,36,000 आपके यहाँ जो फॉर्म हैं वो पूरी तरह से फाइनल कर लिए गए हैं, यानी फीस जमा करने की प्रक्रिया जो है वो फिनिश कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं, अगर बात करें हम 2,33,350 जो है सीटें हैं और 3,36,000 जो है फाइनल सबमिट हुए हैं। तो सीटों के सापेक्ष जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो बच रहे हैं 66,686, इनका क्या होगा, क्या इनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये आपके कमेंट आ रहे हैं। और उसके नीचे देख पा रहे हैं स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट है, अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। जाहिर सी बात है, स्कॉलरशिप सबका अधिकार होता है, ठीक है, और स्कॉलरशिप अधिकार होता है, लेकिन यहाँ किस बेस के तौर पर कही जा रही है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। और यहाँ देखिए जो एडमिशन वाले कट ऑफ और आपके बीच में जो है कुल जो है 5,09,969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि जो टोटल फीस जमा हुई है और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जिसके पीछे कारण यह है कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन की कोई फीस लग नहीं रही थी। ठीक है, अभ्यर्थी अगर एक रजिस्ट्रेशन गलत हो रहा था तो दूसरा कर दे रहे थे। ठीक है, यही वजह यह है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं और फीस सबमिट जो है वो कम हुआ है। मैंने आपको कल शाम को ही यह इन्फॉर्म कर दिया था लगभग 10 बजे रात को कि भैया आपके पास 2-2.5 घंटे का समय बचा, अगर आपने फीस नहीं जमा किया है तो जमा कर दीजिए। कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। बहरहाल अब चीज़ें तो समाप्त हो चुकी हैं, उस पर जिक्र करना भी बेकार है। ठीक है, तो चलिए जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे हम आपके बीच में दिखाने का प्रयास करते हैं। आप पूछ रहे थे कि भैया हम जब काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो काउंसलिंग के लिए जो हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपके बीच में ये देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत लिखा जा रहा है। सबसे ऊपर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जो आप आवेदन कर रहे हैं और कॉलेज आवंटन या प्रिंट आउट। ठीक है, यानी कहा जाए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद कॉलेज आवंटन होगा और आवंटन के बाद जब आप 10,000 रुपये का फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद फाइनली आपके बीच में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकल कर आएगा। इसे लेकर हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ की कहा जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, आपको पता है आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है तो बिल्कुल आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है जो आप जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पे आपको जो है कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और आगे देखिए EWSBC की श्रेणी में आ रहा आय प्रमाण पत्र फॉर स्कॉलरशिप। हाँ बिल्कुल सही है, आय प्रमाण पत्र आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप में ही काम करेगा, बाकी अदरवाइज और कहीं काम नहीं लगता। ठीक है, अच्छा आगे कहा जा रहा है आय जो है आधार कार्ड हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में आप कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा चरित्र प्रमाण पत्र आपके दो जगहों से बनता है। एक तो आपने जहां से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है वहां से बनता है, दूसरा आपके पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो है आपके संबंधित जो है कप्तान साहब के ऑफिस से बनता है या आपके संबंधित जिले से बनता है। ठीक है, आप वहां से बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे मेडिकल सर्टिफिकेट, आप कहीं के भी निवासी हों, आपके जो है नज़दीक में जो भी जिला अस्पताल है, चाहे आप आजमगढ़ के निवासी हैं, आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज के जिला अस्पताल में चले जाइए, वहां से आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट अपने ही जिले से बने। और आगे कहा जा रहा है 8 से 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटो और ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, ये सारी चीजें आपके बीच में होना अनिवार्य है। अगली अपडेट हम आपके बीच में दिखा
दिखाना चाहेंगे। हालांकि इसे आप सुबह देख चुके हैं। कहा जा रहा है, देखिए आपके बीच में जो है डीएलएड में अब तक 5 लाख जो है टोटल, यहाँ देखिए 5,09,000, हालांकि ये चीज़ें लिखा गया है रजिस्ट्रेशन। इसमें कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके सापेक्ष ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति को देखते हुए 6 वर्ष बाद प्रदेश के सभी सीटें भरने का अनुमान है। यह स्थिति पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले आदेश से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर होने से बनी है। वर्ष 2018 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित किया गया था। वर्ष जो है 2023 में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए कुल 5,09,969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किए, जिसके सापेक्ष अब तक 3,36,000 जो है ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिए गए हैं। आगे कहा जा रहा है कि प्रदेश में 2,974 डीएलएड संस्थानों की 2,33,350 सीटों पर प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की गई थी। 3 बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद 31 अगस्त को तिथि समाप्त कर दी गई। यहाँ तो आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया, लेकिन यहाँ जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है स्कॉलरशिप को लेकर, आखिरकार स्कॉलरशिप क्यों नहीं आएगी। देखिए आपके बीच में स्कॉलरशिप संबंधी अपडेट है। यहाँ सबसे ऊपर अब 40 वर्ष के ऊपर वालों को छात्रवृत्ति नहीं देगी सरकार, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे लोग बीएड बीटीसी कर रहे थे, जो है काफ़ी एज उनकी हो जा रही थी, तब भी लोग बीएड बीटीसी कर रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य होता था कि चलिए स्कॉलरशिप तो आ जाएगी, हम बीएड बीटीसी कर लेंगे। लेकिन अब यह बाध्यता सरकार के द्वारा समाप्त कर दी जा रही है कि अब 40 वर्ष के ऊपर अगर आप हो गए हैं तो आपको सरकार जो है ये छात्रवृत्ति नहीं देगी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, पूरी तरह से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है प्रदेश सरकार अब 40 वर्ष के ऊपर वालों को छात्रवृत्ति नहीं देगी। अभी तक छात्रवृत्ति के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। दूसरे राज्य या बोर्ड से हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को अब जो है सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरे राज्य से जो है बोर्ड की परीक्षा पास करके आए हैं तब भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है अब नहीं देगी। केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड के तर्ज पर छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। ये चीज़ें जो है ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। आगे कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके लिए शैक्षिक डाटा की ऑनलाइन जांच आसानी से हो सकेगी। आगे प्रदेश सरकार हर वर्ष करीब 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति एवं पूर्व दसम जो है छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इसमें से 14-15 लाख अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। सरकार समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति नियमावली में कई अहम बदलाव करने जा रहे हैं। नियमावली में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहमति दे दी है। शीघ्र ही संशोधित नियमावली जारी होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव उम्र को लेकर किया जा रहा है। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष मथुरा और गाजियाबाद आईटीआई संस्थानों ने छात्रवृत्ति के लिए जांच में घोटाला यह सामने आया कि इस वर्ष जो है 45 से 75 वर्ष के लोगों को छात्र बनाकर छात्रवृत्ति की रकम जो है हजम कर ली गई। इसमें कई बुजुर्ग तो पेंशन पाते थे किंतु उन्हें भी छात्र दिखाकर छात्रवृत्ति रकम हड़प ले गई। ये हमारे यहाँ का काफ़ी जो है चर्चा का विषय बन चुका है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें वही कही जा रही हैं, आप देखने का प्रयास करेंगे जो है, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हर वर्ष जो है स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं। 15 लाख जो है छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति की होती हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की 500 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगी छात्रवृत्ति, ठीक है। चलिए आगे 75 वर्ष के लोग भी ले रहे थे छात्रवृत्ति, जांच में हुआ राजपास। ये चीज़ें तो आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो यहाँ एक्स्ट्रा अभ्यर्थी बच रहे हैं, देखिए एक्स्ट्रा अभ्यर्थी मैं मानकर चलता हूँ कि 66,000 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो 3,36,000 लोगों ने फीस जमा किया है, क्या सभी लोग एडमिशन ले लेंगे? नहीं, सभी लोग एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ इसमें से होंगे उनके दिमाग में एक ही चीज़ें होंगी कि मुझे डाइट मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में मैं मानकर चलता हूं कि कम से कम
36,000 लोग जो है कॉलेज आवंटन या कहा जाए कॉलेज सिलेक्शन या एडमिशन की प्रक्रिया में वो भाग ही नहीं लेंगे। कुछ इसमें से होंगे बेचारे जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होगी, मानकर चलते हैं कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो 41,000 देने के जो है कगार पर नहीं होते हैं, तो वो इस कारण से छोड़ देंगे। ऐसे से तमाम कारण बनते हैं। तो टोटल 3,36,000 के सापेक्ष मानकर चला जा रहा है कि 36,000 अभ्यर्थी जो है वो एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप कह रहे थे कि एक्स्ट्रा इस पर तो मैंने बात कर दिया। एडमिशन वाले कट ऑफ के बारे में आप कह रहे थे, अगर कट ऑफ पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जाए तो मैंने आपको सुबह ही बताया था कि अगर आपकी कट ऑफ 335 340 है तो आप किसी भी डाइट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रचलित डाइट हैं उनकी कट ऑफ जो है 240 245 250 तक भी जाती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्राइवेट की हम बात करें तो प्राइवेट अगर आपका 170 बन रहा है तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। भले ही ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग एडमिशन लेंगे, बहुत सारे लोग जो कुछ और कोर्सेज करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आए दिन चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन चांसेस इतने हैं कि सभी को जो है लगभग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि 2,33,350 सीटें तो कहाँ से सबको मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग एडमिशन ले लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे में चांस जरूर कहे जा रहे हैं कि आप सभी को एडमिशन की प्रक्रिया में जो है पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आपके बीच में जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।